हाँ जी, अब नेक्स्ट देखो जो आपका है दैट इज वैसे तो ये हमने कल एवरेज वाला कर लिया था टॉपिक। एक बार मैं दोबारा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम वगैरह ना रहे। एवरेज या मीन स्पीड जो क्या होती है मेरे पास, अब क्या है कि कोई गैस कंटेनर है, उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। हर मॉलिक्यूल अपनी अलग अलग स्पीड, अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। तो उनकी जो एवरेज स्पीड होगी उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। उन सभी की एवरेज निकाल लो, कोई हाई वेलोसिटी से या कोई लो से या कोई मीडियम वेलोसिटी से या, तो सभी की एवरेज जो होती है वो आपकी एवरेज होती है, ठीक है। तो एवरेज आपने स्पीड निकालनी है, दैट मीन्स आपने वी एवरेज फाइंड करनी है। और मैंने आपको बोला है कि आपने जो अपना वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन था पीवी डीवी, वो आपने याद रखना है। और अब जिसकी एवरेज निकालनी है, वी की निकालनी है, तो यहाँ पे वी लिख लो, ठीक है। अब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर लो। इसका जो इंटीग्रेशन होगा बच्चे वो कहाँ से कहाँ तक होगा, फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट, क्योंकि ये स्पीड जो है इसकी डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी। जीरो से शुरू होगी, इनफाइनाइट होगी। 10, 20, 30, 40, 60 किलोमीटर पर आवर, इस टाइप से स्पीड होती है। तो स्पीड विद डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है ना। तो डायरेक्शन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे जीरो से इनफाइनाइट चूज करेंगे। तो अब जीरो से इनफाइनाइट चूज करोगे तो पीवी डीवी की वैल्यू पुट करने के बाद में जो अपने पास यहाँ से कल आया था, वो देखो मेरे पास आगे नेक्स्ट क्या आएगा, ये रहा मेरे पास पीवी डीवी की वैल्यू पुट करने के बाद में मेरे पास जो एक्सप्रेशन है आपके पास, दैट इज यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो आ गया मेरे पास ये वाला, v की वैल्यू ये आ गई ना। जिसकी भी आपने एवरेज निकालनी है, मान के चलो आपने a की एवरेज निकालनी है, यहाँ a की, ठीक है। तो क्या करोगे, जीरो से इनफाइनाइट, जीरो से इनफाइनाइट तो आएगा, साथ में पीवी डीवी भी आएगा, और साथ में a की एवरेज निकालनी तो यहाँ पे a आ जाएगा। दैट इज जीरो टू इनफाइनाइट, एवरेज किसकी है, a की है, तो a आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास आ गया ये v यहाँ था, और ये पीवी डीवी की वैल्यू पुट की वी स्केयर उसमें था। तो ओवरऑल मेरे पास क्या हो जाएगा, ओवरऑल ये मेरे पास हो जाएगा वी स्केयर यहाँ पे है, और v मेरे पास ये है, कुल मिला के क्या हो जाएगा, v क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो वो देखो मेरे पास दैट इज टोटल, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया मेरे पास, ये देखो ये मेरे पास v था, एंड दिस वन इज v स्केयर एंड कंप्लीट दैट विल बी इक्वल टू v क्यूब। अब जो कांस्टेंट था जो v पे डिपेंड करेगा नहीं उसको बाहर ले लिया, ये सारा बाहर है, v पे डिपेंड नहीं कर रहा, और जो बाकी है उसको हमने अंदर रख लिया। अब ये मैंने कल फॉर्मूला करवाया था, परसों जो लेक्चर हमारा चल रहा था, दैट इज जो आपके पास इंटीग्रेशन है, पहले तो इंटीग्रेशन लिखने तो क्या था, दैट इज इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट जो आपके पास है वो आपके पास क्या आएगा, अगर x रेज टू n e रेज टू माइनस एल्फा एक्स स्क्वेयर डी एक्स, इस तरह का कोई फॉर्मूला है, उसका रिजल्ट आएगा गामा ऑफ n प्लस वन डिवाइड बाई टू ई रेज टू सॉरी एल्फा रेज टू n प्लस वन बाय टू, ठीक है। ये फॉर्मूला था। अब यही फॉर्मूला सेम ये है, बस x की जगह v आ गया। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, गामा ऑफ 3 प्लस वन बाय टू, एन की जगह 3 आ गया ना, डिवाइड बाय 2 आएगा, इनटू में अल्फा की जगह आ गया m डिवाइड बाय 2 kt रेज टू पावर फिर क्या आएगी 3 प्लस वन 4/2, जैसे अपर 4/2 है। ये देखो ना यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, इसमें देखो e रेज टू पावर माइनस अल्फा वी स्केयर करना है, तो दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस को बच्चे अंदर इंक्लूड मत कर लेना, माइनस इंक्लूड हो गया तो सारा आंसर गलत हो जाएगा, माइनस इंक्लूड नहीं करना, वो e रेज टू पावर माइनस अल्फा की फॉर्म में लिखना, तो ओनली अल्फा आएगा और वो आपका पॉजिटिव आएगा। हाँ, अगर ई ही आपके पास पॉजिटिव में है देन वो नेगेटिव में आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो अब ये देखो इस चीज को कैसे सोल्व करोगे, गामा ऑफ 3 प्लस वन ये आ गया, गामा ऑफ 4/2 करोगे तो गामा ऑफ 2 आ गया। अब डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय 2 है, मल्टीप्लाई बाय m डिवाइड बाय 2 kt रेज टू मेरे पास क्या आएगा 4/2 है तो स्क्वायर हो गया। अब ये गामा 2 क्या होता है, इसको मैंने सोल्व करना कल थोड़ा सा तो एक्सप्लेन किया था इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर क्या है मेरे पास, गामा, एक तो ये गामा का जो प्रॉपर्टी होती है ना गामा फंक्शन की विद जो आपका गामा फंक्शन का फैक्टोरियल के साथ जो रिलेशन है वो देखो, गामा ऑफ n जो होता है ना बच्चे, वो होगा आपके पास n-1 फैक्टोरियल, और ये n आपका
इंटीजर हो 1 2 3 4 5 तब ये फॉर्मूला अप्लाई है। अगर 1/2 है 3/2 है उस टाइम पे जो मैंने कल या प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर करवाया कि आप एक माइनस करते जाओ मल्टीप्लाई करते जाओ, जब वो नेगेटिव -1/2 आया उसको रूट पाई पुट कर दो। जस्ट सिंपल ट्रिक है उसको याद करने की, ठीक है। अब रूट n है तो यहाँ पे अपने पास गामा 2 है, रूट नहीं है, दैट इज गामा 2। अब गामा 2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 - 1 फैक्टोरियल, दैट मीन्स क्या आ गया 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है। इट मीन्स कि ये अपर वाली वैल्यू तो आपके पास 1 नहीं आने वाली है, इसमें से तो कुछ होगा नहीं। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, ठीक है, ये वैल्यू तो सेम ही आएगी। अच्छा अब हमारे पास क्या है, ये टोटल, ये देखो यहाँ पे ये देखो, ये अब मैंने बॉक्स के अंदर जो किया है वो देखो, ऊपर 1 आया है ना, ये तो सेम ही पड़ा था, पहले सेम था, ये अपर क्या है 1 आया, और यहाँ पे अपने पास गामा ऑफ 2 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा बच्चे, ठीक है, हो जाएगा ये वाला। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट है ये जो अपने पास दैट इज वैल्यू है आपके पास वेलोसिटी, या जो हमने स्पीड निकाली है, सॉरी एवरेज स्पीड है। अब इसमें से जो कट हो रहा है उसको कट कर दो, इसका फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, इसका जो आंसर आया था 1/2 इंटू m डिवाइड बाय 2 kT रेज टू स्क्वायर आया, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके जो कट हो रहा है उसको कट कर लो। अब ये तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, कटिंग करने के बाद में आपके पास जो वैल्यू आएगी ना वी एवरेज की, वी एवरेज यानी कि एवरेज स्पीड जो आएगी वो आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 8 kT डिवाइड बाय पाई m, दिस वन इज 8, दैट इज 8 kT डिवाइड बाय पाई m। ये आपके पास आ गई एवरेज स्पीड ऑफ द मोलिक्यूल दैट इज ट्रेवलिंग इनसाइड ए गैस कंटेनर, या जो भी हमने सिस्टम कंसिडर किया है उसके अंदर जो भी मोलिक्यूल्स होंगे उनकी एवरेज स्पीड जो होगी बच्चे वो ये वाली होगी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 8 kT डिवाइड बाय पाई m। अब इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है, हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट जो है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अगर आपने रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है तो बच्चे किस तरह से फाइंड करोगे, पहले देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ विल यू फाइंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अगर आपने किसी की भी रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है तो वो आप कैसे निकालोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन है। अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड, अब इसका मतलब बच्चे ये नहीं होगा कि पहले आप क्या करोगे, पहले आप रूट निकालोगे, फिर आप मीन निकालोगे, फिर आप स्क्वायर निकालोगे, नो दैट इज ये रॉन्ग मेथड है। जब भी आपने किसी भी चीज का रूट मीन स्क्वायर निकालना होता है ना, तो उसका मतलब होता है सबसे पहले स्क्वायर करोगे उस चीज का, सबसे पहले उस चीज का स्क्वायर होगा, उसके बाद में उसका मीन होगा, उसके बाद में उसका रूट होगा। ये होता है प्रोसीजर, किसी भी रूट मीन स्क्वायर चीज को निकालने का प्रोसीजर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर निकालोगे, फिर मीन निकालोगे, फिर रूट निकालोगे। ये मीन और रूट आगे पीछे चल जाते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मीन और रूट साथ के साथ ही आते हैं इसके अंदर। अच्छा अब देखो, अब इसका मतलब हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है, आपने निकालनी है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, दैट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है, तो स्क्वायर स्पीड के लिए आएगा वी स्क्वायर। इसका मतलब अब वी स्क्वायर के लिए आपने वो इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब क्या सॉल्व करोगे, अगर आपने वी स्क्वायर के लिए वैल्यू निकालनी है, अब देखो मीन आ गया ना, स्क्वायर है और इसका मीन है, मीन का मतलब एवरेज निकालनी है ना, तो वी स्क्वायर की एवरेज कैसे फाइंड करोगे, उसका फॉर्मूला क्या है 0 to इनफाइनाइट, इसके बाद में क्या आएगा वी स्क्वायर, जिसकी एवरेज निकालनी वो अंदर लिखोगे और साथ में क्या लिखोगे, साथ में आएगा पीवी टीवी। बच्चे किसी को ये चीज इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इससे पहले जो हमने किया था वहां पे आपने v की एवरेज निकालनी थी, उसका फॉर्मूला क्या आया था 0 to इनफाइनाइट, जिसकी एवरेज उसको लिखो और साथ में क्या लिखोगे, दैट इज पीवी डीवी, ठीक है, ठीक है ना। वी स्क्वायर, अब वी स्क्वायर की एवरेज निकालनी है, अब वी स्क्वायर का मीन, ये मतलब है यहाँ पे वी स्क्वायर का मीन है, ठीक है ना। तो ये हमने रूट मीन स्क्वायर में दो चीजें तो इकट्ठी सोल्व कर ली, स्क्वायर मीन जो है ना वो हमने सोल्व कर लिया कि वी स्क्वायर का मीन या वी स्क्वायर की एवरेज जो है उसको सोल्व करने का ये जो आपका मेथड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है इस रेड बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब क्या करना है,
अब आपने यहाँ पे वो वैल्यू पुट करनी है, पीवीडीवी की वैल्यू पुट करो। अब ये देखो, ये रही मेरे पीवीडीवी, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो उसके साथ एक वी स्क्वायर उसमें है और एक वी स्क्वायर हमारे पास स्टार्टिंग में था, तो टोटल वी स्क्वायर कितने हो गए, वी रेज टू पावर 4 हो गया ना। बाकी ये तो पहले भी बचा था, अब इस टाइम भी आपके पास सेम ही आएगा, बिकॉज दिस वैल्यू इज कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालो। ठीक है बच्चे, तो अब ये फॉर्मूला रह गया। अब इस फॉर्मूले के ऊपर आपने फिर से वो अप्लाई करना है जो मैंने करवाया था। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, गामा ऑफ 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाय एल 2 आएगा, इंटू अल्फा की जगह m डिवाइड बाय 2 kt रेज टू क्या आएगा, दैट इज ऑल्सो 4 प्लस 1 5 डिवाइड बाय, दैट इज 5 डिवाइड बाय 2 आएगा। अब ये क्या आ गया, अब इसको मैं अलग से सोल्व कर रहा हूँ। ये गामा ऑफ 5/2 है ना बच्चे, अब ये 5/2 है, तो इसको करने का मेथड क्या है, एक माइनस करो तो ये 3/2 आ गया, एंड स्टिल एक माइनस करो ये 1/2 आ गया, फिर एक माइनस करोगे तो माइनस में हो जाएगा, उसको हमने रूट पाई लिखना। तो इट मीन इसको टोटल सोल्व करोगे तो ये आपके पास 3 डिवाइड बाय 4 रूट पाई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 3 डिवाइड बाय रूट पाई यहाँ पे पुट करोगे तो 3 रूट पाई तो अपर आ गया, और 4 से 2 मल्टीप्लाई करोगे 8 आ गया, m डिवाइड बाय 2 kt रेज टू क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 रूट पाई है ये बच्चे, रूट पाई ध्यान रखना। अगर तो इस तरह का फंक्शन है, बिल्कुल दो स्ट्रेट लाइन ही है, तो वो गामा होता है, लेकिन अगर ये ऐसे यहां से चला गया तो ये आपका फैक्टोरियल होता है, और सॉरी दैट इज द रूट है, ये आपके पास क्या है, रूट होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो मैंने करवाया है, अब इस नोट्स में देखो कहां तक आ गया, दैट इज ये वैल्यू यहाँ तक, ये देखो अभी मैंने सोल्व करवाई थी 3/8 और ये वैल्यू आ रही थी। ठीक है, वहां पे हमने ऐसे लिखा था 3/8 रूट पाई अलग लिखा था, डिवाइड बाय m डिवाइड बाय 2 kt रेज टू क्या लिखा था, 5 डिवाइड बाय 2। अब इन्होंने क्या किया कि ये पाई के ऊपर भी 1/2 पावर थी, यहाँ पे भी 1/2 है, तो इसको सारे के ऊपर रूट कर दिया और बाकी जो अंदर पावर बचेगी उसको सेम रख लिया। अब इसमें वो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप जरूरी नहीं ऐसे ही करना है, इस तरह से करोगे कटिंग वगैरह करके आपके पास जो आंसर आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 kt डिवाइड बाय m। अब मुझे नहीं लगता कि ये कटिंग किसी को डिफिकल्ट लगती होगी कि इसको कट कैसे करोगे, जो चीजें कॉमन है वो कट जाएंगी, अपर डाउन जो है जो वैसे है वो मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 3 kt डिवाइड बाय m। ठीक है बच्चे, हो जाएगा, कटिंग तो हो जाएगी ना। अगर किसी को प्रॉब्लम है कि सर कटिंग नहीं होगी तो मैं करवा देता हूँ, अगर किसी को लग रहा है कि इसमें पता नहीं कटिंग में क्या है, हो जाएगी। ठीक है, तो ये कटिंग वगैरह कर लेना, इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और आपने फॉर्मूला बस वही यूज करना है जो आपकी बुक्स में दे रखा है, यहाँ इस तरह से उन्होंने लिखा है कि इसके लिए ये होगा, आपने वो यूज नहीं करना, आप डायरेक्टली याद रखो, लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप वैल्यू पुट करो। ठीक है, अब ये v स्क्वायर आया ना बच्चे, ये देखो अब ये आ गया v स्क्वायर। हमने अब तक क्या फाइंड किया, अब तक हमने ये फाइंड किया है स्क्वायर मीन हमने फाइंड कर लिया, बचा क्या, रूट बचा ना, तो रूट निकालना है तो इसका रूट कर दो, तो यहां से इसका रूट करोगे, एक साइड v आ गया, दूसरी साइड क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 kt डिवाइड बाय m, और ये RMS होती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होती है उसका फॉर्मूला होता है रूट 3 kt डिवाइड बाय m, दैट इज द v RMS इज इक्वल टू रूट 3 kt डिवाइड बाय m। किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है, हो जाएगा। दैट इज एवरेज स्पीड आपका हो चुका है, आपकी RMS स्पीड हो चुकी है। आई थिंक आपको याद होगा, वैसे आपने सेकंड सेम जो था आपका उसमें आपने ये किया था, अब आई थिंक उस वक्त भी कोरोना वगैरह था शायद, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसको कर लेना VRMS, जहाँ जो टोटल आपके पास V एवरेज की है, VRMS किया है, ये दोनों। ठीक है, अब एक थर्ड बचती है स्पीड यहाँ पे, वो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यहाँ पे इस PDF के अंदर दो ही थी, अब जो नेक्स्ट वाली है मोस्ट प्रोबेबल वो नेक्स्ट PDF के अंदर है। अब उसको देखो, वो कोई ज्यादा लेंथी नहीं है, सेम सिंपल ही चीज है। ठीक है, दैट इज द डिस्कशन ऑन मैक्सवेल स्पीड। यहाँ आपके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब पहले तो ये देखो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब इसका मतलब ये है, अगर आपके पास कोई एक कंटेनर है, ठीक है, सपोज करो दिस वन इज कंटेनर, यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह से नंबर ऑफ मेरे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ट्रेवल करेंगे। अब वो स्पीड जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते हैं ना, उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं।
द स्पीड दैट इज पोजेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है ना, कि जिसके अंदर आपके पास जो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो आपकी स्पीड ऑक्यूपाई करेंगे, तो उस केस में आपके पास आएगा दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्लियर है? ठीक है, अब देखो इसमें, अब ये आपका सेम ही है, ये आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन आया जो हमने कल नोट्स के अंदर सोल्व किया था कि पीवी की वैल्यू क्या आएगी, ये वही है। ठीक है, अब इसका हमने यूज करके आगे आपने वैल्यू फाइंड करनी है कि जो आपके पास मोस्ट प्रोबेबल जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या आएगी। अब इसके अंदर देखो, पहले तो हमें ना जो पीवी है इसकी स्टडी करनी है कि ये है क्या एक्चुअल में, ये कब जीरो हो रहा है, कब मैक्सिमम हो रहा है, तो इसके बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये देखो मेरे पास ये क्या आएगा, अब इसको ध्यान से देख लो, जो मैंने अभी रेड बॉक्स के अंदर किया है जहां आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो था, इसको देखो और इसके अकॉर्डिंग जो 2 पॉइंट्स मैंने करवाने हैं उसको यहीं पे देख लो। वैसे आगे नोट्स के अंदर दे रखे हैं, उनको यहीं पे देख लो। अब इसके अंदर क्या है बच्चे, इसके अंदर मेरे पास है दैट इज कि ये जो प्रोबेबिलिटी है आपके पास, अगर इसमें मेरा फर्स्ट पॉइंट जो है कि अगर मैं स्पीड 0 कर दूं, अगर v की वैल्यू हो जाए 0, अब v 0 होगी तो pv भी तो 0 होगी ना। इसका मतलब क्या है, बस आपको ये मीनिंग समझना है। इसका मीनिंग है v इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, स्पीड दैट इज द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, कि अगर आपके पास किसी मॉलिक्यूल की स्पीड 0 हो जाए तो ये p क्या होती है, प्रोबेबिलिटी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 0 है। दैट मीन्स कि कभी भी आपका कोई पार्टिकल, कोई मॉलिक्यूल किसी गैसीय सिस्टम के अंदर रेस्ट पे नहीं हो सकता। वो हमने स्टार्टिंग में काइनेटिक थ्योरी की जो अजम्पशंस होती हैं, जो स्टैटिकल मैकेनिक्स है, वहां पे भी हमने किया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन के अंदर होते हैं, तो रेस्ट पे तो आ ही नहीं सकता। तो अगर v इज इक्वल टू 0 करोगे तो p भी 0 आ गया, इट मींस वो उस चीज को फॉलो कर रहा है जो हमने स्टार्टिंग में सपोज किया था। ये चीज क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है ना बच्चे, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, अच्छा अब सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पे, इसमें जो बच्चे सेकंड पॉइंट आएगा वो मेरे पास क्या है, सेकंड पॉइंट है कि अब अगर मेरे पास v की वैल्यू लो है, अब ना ये e रेज टू पावर माइनस एम वी स्केयर डिवाइड बाय 2 kT है। इसको देखो एक बार, अगर मेरे पास v की वैल्यू जो है ना, अगर v मेरे पास लेस देन 1 हो जाए, जहां अगर v की वैल्यू लो है, अगर v मेरे पास क्या है, v इज लो वैल्यू, ठीक है, अगर v की वैल्यू मेरे पास लो है तो ये मेरे पास जो एम वी स्केयर आएगा, एम वी स्केयर डिवाइड बाय 2 kT, ये भी तो लेस ही आएगा ना, फिर लेस देन 1 आएगा, इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल आएगी। अगर v स्मॉल है तो ये भी स्मॉल हो गया। अच्छा अगर ये स्मॉल है तो e रेज टू माइनस एम वी स्केयर डिवाइड बाय 2 kT, ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा नहीं कि बिगर हो जाएगा, ये लगभग 1 हो जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है जब वो नेगेटिव में होता है। अगर e रेज टू पावर माइनस समथिंग स्मॉल चल रहा है तो वो आपके पास नियरली किसके इक्वल होता है, नियरली इक्वल टू 1 होता है। तो अब ये वाली कंडीशन देखो, ये वाली जो आपके पास रेड बॉक्स के अंदर मैंने हाईलाइट कर रखी है पीवी, उसके अंदर देखो बच्चे कि ये मेरे पास v की वैल्यू तो लो है, चलो जो भी है तो लो है, एक बार इसको छोड़ो। अब अगर v की वैल्यू स्मॉल है तो एम वी स्केयर बाय 2 kT वो भी आपके पास स्मॉल होगा, बट e रेज टू पावर माइनस एम वी स्केयर बाय 2 kT वो लगभग क्या हो जाएगा, वो आपका नियरली 1 हो जाएगा। अगर वो 1 हो गया तो इस इक्वेशन में से देखो आपका पीवी किसके प्रोपोर्शनल आ गया, पीवी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्केयर। इट मींस कि जब आपकी स्पीड लो होगी ना, उस केस में आपकी जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो वी स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन जब v की वैल्यू लार्ज हो जाएगी, देखो मैं यहाँ पे करवा रहा हूं, ये आपका दैट इज ये जो लिखा हुआ है pv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर है ना, ये आपके पास क्या है, जब आपके पास v की वैल्यू क्या है, लो है, बस ये इसीलिए करवाने के लिए किया है। दैट इज ये कब आया है, अगर मेरे पास v इज लो, अगर v की वैल्यू मेरे पास लो है। लेकिन अगर मेरे पास एज v इंक्रीजेस, जैसे v आपका इंक्रीज होगा तो 2 फैक्टर हैं यहाँ पे, देखो कौन कौन से फैक्टर हैं, 2 फैक्टर है बच्चे इस बॉक्स के अंदर, 2 फैक्टर हैं, एक तो ये e रेज टू पावर और एक आपका v स्क्वायर। अब 2 फैक्टर हैं जिनके ऊपर प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है। अब जब आप v इंक्रीज कर दोगे ना तो आपका जो pv है ना
वो किसके ऊपर डिपेंड करने लग जाएगा, वो ई रेज टू पावर माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 kT इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके ऊपर डिपेंड करने के कारण क्या हो जाएगा, आपके पास जैसे ही अगर आप V इंक्रीज करोगे तो आपके पास PV जो है वो क्या करेगा, वो आपके पास डिक्रीज करेगा। बस आपको ये 2 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। किसी बच्चे को कोई इसमें प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा बच्चे एक्सप्लेन कर देता हूं इसके अंदर, ठीक है भाई, प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है। तो इट मींस इसमें जो आपका ग्राफ आएगा ना वो कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। स्पीड के अंदर मोस्ट प्रोबेबल के अंदर पीवी है, यहाँ पे स्पीड है, अगर पहले स्पीड इंक्रीज हो रही थी तो ये एकदम से इंक्रीज होगा। अब जैसे स्पीड बहुत हाई होगी उसके बाद में ये डिक्रीज कर जाएगा, ऐसा कोई ग्राफ बनेगा ये मेरे पास, ठीक है। ये स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का ये वाला ग्राफ होता है, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर बाई चांस एग्जाम में आ जाए तो आपने ये वहां पे एग्जाम के अंदर इस डायग्राम को वहां पे बना के आना है, ठीक है। अच्छा बच्चे अब देखो नेक्स्ट क्या है, अब हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालनी है। तो पहली बात तो मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी होती है, द स्पीड पोजेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो स्पीड जिस पे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रहे हैं उस स्पीड को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल। तो लार्ज नंबर है दैट मींस मैक्सिमम नंबर आ गया ना, दैट इज द मैक्सिमम नंबर आ गया। तो जब भी बात बच्चे मैक्सिमम की होती है ना तब आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि जो भी आपके पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखना है। आई थिंक मैंने पहले भी ये चीज करवाई होगी कि मैक्सिमम अगर चीज है तो मैक्सिमम के लिए आपको उस मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना है, तो इन दैट केस यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। उस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको इक्वल टू 0 पुट करना है, वहां से आपके पास मैक्सिमम या मिनिमम की आपको कंडीशन मिलेगी, ठीक है बच्चे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना मैक्सिमम और मिनिमम के अंदर क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों मैक्सिमम, क्योंकि जब आपके पास ये सिचुएशन होगी ना कि मोस्ट प्रोबेबल जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो उस केस में ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल मूव करेंगे तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर है उनकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, उसका डेरिवेटिव आपको 0 पुट करना है। जैसे ना अब ये 0 क्यों पुट करते हैं, क्योंकि वो स्टेट होगी मैक्सिमम वाली, मतलब कि वो इक्विलिब्रियम वाली स्टेट होगी, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबल आप कह सकते हो कि वो इक्विलिब्रियम वाली, समथिंग लाइक इक्विलिब्रियम हो गया। तो इक्विलिब्रियम पे कोई चीज आपके पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। दैट इज वाई हम इसका जो डेरिवेटिव है किसके इक्वल पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है डी बाय डी वी विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ही करेंगे। किसका डेरिवेटिव लेना है, पीवी का डेरिवेटिव लेना है आपने, उसको किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल पुट करना है, ठीक है। अब मैं वो डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पे वो शो कर रहा हूँ, जो इसके पास जो आपका डेरिवेटिव आएगा वो मेरे पास क्या आएगा। अच्छा अब इसके अंदर मेरे पास क्या है, दैट इज यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये देखो बच्चे 4 पाई जो है ये तो बाहर आ जाएगा, दैट इज 4 पाई m डिवाइड बाय 2 पाई के टी रेज टू 3/2, ये तो बाहर आएगा। हमने डेरिवेटिव किसका करना है, हमें डेरिवेटिव करना है डी बाय डी वी ऑफ ई रेज टू माइनस एम वी स्केयर डिवाइड बाय 2 के टी इंटू वी स्केयर। इसका आपको क्या करना है डेरिवेटिव, और इसको पुट करना है इक्वल टू 0। तो अब देखो बच्चे डेरिवेटिव है u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा ना यहाँ पे इस इन दोनों के अंदर। तो पहले वी स्केयर को कर लो 2v आ गया, और ये वाला फंक्शन सेम रहने दो, ई रेज टू माइनस एम वी स्केयर डिवाइड बाय 2 के टी। अब प्लस में क्या करो, वी स्केयर को सेम रहने दो, और ई का एक बार तो ई आएगा ई रेज टू माइनस एम वी स्केयर डिवाइड बाय 2 के टी। और अब ऊपर वाले फंक्शन का दोबारा करोगे तो ये मेरे पास क्या आएगा, माइनस 2mv डिवाइड बाय 2 kt, और इक्वल टू क्या पुट करना है 0। बच्चे किसी को कंफ्यूजन आया तो हैंड रेज कर लो, इसके अंदर सिंपल सा इंटीग्रेशन है, ये तो सॉरी डेरिवेशन है सिंपल सा। हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा अब इसमें से क्या जो चीज कॉमन आ रही है ना बच्चे उसको बाहर निकालो। अब इसमें से जो चीज आपके पास कॉमन आ रही है वो है आपके पास दैट इज ये 2 से आपका 2 कट गया, ठीक है।
उसके बाद में एक तो दोनों में v कॉमन है और एक e रेज टू माइनस एम वी स्केयर डिवाइड बाय 2 kt कॉमन है दोनों में, दोनों टर्म्स में। क्या बचा, इस साइड तो बच गया ओनली 2 और इस साइड यहाँ से ये माइनस आगे आ जाएगा और ये v यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, v स्केयर ये है आपके पास। अच्छा ये आपके पास दैट इज v स्केयर की वैल्यू आई है, आई थिंक यहाँ पे कुछ गलत कर दिया हमने, दैट इज हाँ v बाहर निकाल लिया ना तो ये v स्केयर हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है ना बच्चे, v हमने बाहर निकाल रखा है तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, v स्केयर 2 तो ये रहे और एक आपके पास यहाँ है, तो कुल मिला के यहाँ पे कितने थे, 3 थे, ठीक है। तो 3 थे, तो अब मेरे पास यहाँ पे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, v स्केयर आ गया और एक आपके पास m भी बचेगा और डिवाइड बाय आपके पास क्या बचेगा, दैट इज kt बचेगा और ये इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू ये मेरे पास आएगा 0, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर, सिंपल सा डेरिवेशन है। उसके बाद में आपने रीअरेंजमेंट करनी है, जो चीज कॉमन है बाहर निकालो, बाकी अंदर रहने दो। अब क्या होगा, अब ये तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, जो बचा है वो पार्ट देखो, 2 रेज टू माइनस v स्केयर m डिवाइड बाय kt इक्वल टू 0 आएगा और यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया v स्केयर m डिवाइड बाय kt इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। इट मीन्स v स्केयर m इज इक्वल टू 2 kt आ गया। इट मीन्स v स्केयर इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज 2 kt डिवाइड बाय m आ गया। हमें सिर्फ v चाहिए, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो v की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 2 kt डिवाइड बाय m। तो ये आपके पास आ गई, इस स्पीड को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल। इसके नीचे पैर में ना m p लिखा होगा, मोस्ट प्रोबेबल। यहाँ कई बार v मैक्सिमम भी लिख देते हैं या v पीक भी लिख देते हैं, पर आपको v mp ही याद रखना, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। किसी को बच्चे इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर लो अभी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है इसके अंदर के किस तरह से ये डेरिवेशन वगैरह, किस तरह से डेरिवेटिव कैसे किया है, क्लियर है सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है, हो जाएगा। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट जो है एक प्रॉपर्टी और है, वो आपके नोट्स में नहीं दे रखी, वैसे उसको कर लो। क्या है मेरे पास, वो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है, वो है आपके पास दैट इज योर, उसके अंदर क्या है कि ये जो आपका डायग्राम देखो, मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो आपका डायग्राम था ना, दैट इज पीवी, एक साइड हमने प्रोबेबिलिटी दे रखी है और एक साइड हमने स्पीड दे रखी है। इस डायग्राम के अंदर जो ये कर्व बनेंगे, मान के चलो ऐसे कर्व बनी है, अब इसके अंदर जो ये टोटल एरिया है ना बच्चे, ये वाला टोटल एरिया ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दैट डजंट मैटर अगर इसके ऊपर एक और कर्व आपने बनाई है, उसके अंदर भी एरिया, जितना एरिया सेम रहेगा, उन दोनों कर्व का जो शेप है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे सपोज करो मैं दूसरी कर्व यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, दूसरी कर्व कुछ इस टाइप से चल रही है, ये शेप इनकी चेंज होगी, एक थोड़ी सी अपर है, एक थोड़ी सी लोअर है, बट दोनों का जो आपका एरिया होगा ना अंडर द कर्व, वो क्या रहेगा, सेम। क्यों रहेगा सेम, वो बच्चे वैसे समझ लो इसको कि जो एरिया अंडर द कर्व है ना, वो आपके पास क्या है, दैट इज एरिया अंडर द कर्व, जो है इस केस में एरिया अंडर द कर्व वो किसके इक्वल है, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू, वो बच्चे आपका है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, अब उसके अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे ना, स्पीड चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है वो हम आगे डिस्कस करते हैं, पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थोड़ा चेंज होने वाले हैं। जितने हैं उसके अंदर, वो कंटेनर है, आपने उसको इंसुलेटेड रखा है, जैसे स्टार्टिंग में केस कंसीडर किया था कि जो भी कंटेनर आप कंसीडर कर रहे हो, वॉल्यूम v है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, वो कंटेनर क्या था, दैट इज इंसुलेटेड कंटेनर था। बाकी इन्वायरमेंट से हमने उसको बिल्कुल अलग कर रखा है, वो आपका जो था वो टोटल क्या था, इंसुलेटेड था। तो यहाँ पे अगर आप टोटल ये प्रोबेबिलिटी इस एरिया के अंदर फाइंड करोगे ना, तो वो प्रोबेबिलिटी आपको 1 मिलने वाली है, टोटल यूनिटी आएगी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि कोई ना कोई मॉलिक्यूल तो यहीं पे आएगा ना, एक आधा मॉलिक्यूल इस कर्व के अंदर कहीं ना कहीं तो मॉलिक्यूल है ना, दैट इज डेफिनेटली है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 हो जाएगी। इसका अगर टोटल इंटीग्रेशन आप करोगे ना, सिंपल है, 0 से इनफाइनाइट, अगर आप पीवी डीवी करोगे तो वो आपको यूनिटी देगा, डेफिनेटली आपको एक नंबर, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर मिलने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेंगे, तो आपको स्पेस एम्प्टी मिलेगा। अगर आपने कंटेनर लिया है, वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, वॉल्यूम उसकी v है, तो उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन pv है,
इंटीग्रेट करके सोल्व करोगे, प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 1 आएगी, डेफिनेटली वहां पे मॉलिक्यूल आएंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो ये आपका थर्ड है। अच्छा, उसके बाद में ना एक आधा मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, जस्ट फॉर नॉलेज है। वैसे डायग्राम आपको बनाया भी हुआ है बुक के अंदर, कि अगर ये मेरे पास कुछ इस टाइप का केस हो जाए, दिस वन, ये मेरे पास जो एक्स या मान के चलो पीवी या प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ये मेरे पास स्पीड आ गई, और ये आपके पास जो कर्व है वो फर्स्ट कर्व आपकी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ब्लू कलर के साथ। जो आपकी फर्स्ट कर्व है वो मान के चलो कुछ इस टाइप की कर्व है, ठीक है। अब जो सेकंड कर्व है वो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ग्रीन कलर के साथ, वो आपकी कुछ इस टाइप की कर्व है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर विच कर्व टेम्परेचर इज हाई, ये क्वेश्चन होता है। इन दोनों में से किस कर्व के लिए आपका टेम्परेचर जो होगा वो हाइयर होगा, ब्लू कलर कर्व के लिए या ग्रीन कर्व के लिए, ठीक है। तो सपोज करो मैं ये कह रहा हूं कि जो आपकी फर्स्ट कर्व है इसका टेम्परेचर आपके पास है, ये ब्लू कलर का टेम्परेचर है T1 और इसका टेम्परेचर है T2। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, वेदर T1 इज ग्रेटर देन T2 और T2 इज ग्रेटर देन T1। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वो देखो बच्चे क्या है, अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास 1/2 mv² होती है। एक हमने एनर्जी का फॉर्मूला इक्विपार्टीशन थ्योरम से भी कर रखा है कि वो आपके पास होती है 12 kT, ठीक है, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम F डिवाइड बाय 2 kT। आई थिंक प्रीवियस सेम के अंदर हमने ये की थी डिस्कस। तो एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, अगर आपने टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज किया, तो इस इक्वेशन से एनर्जी इंक्रीज होगी, इट मींस आपके पास एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर एनर्जी इंक्रीज होगी तो इस इक्वेशन से वेलोसिटी इंक्रीज होगी, दैट मींस स्पीड इंक्रीज होगी। तो इट मींस अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इन दोनों कर्व में, एक ब्लू है एक रेड है, किन मॉलिक्यूल्स की स्पीड ज्यादा है? ध्यान से देखोगे तो ग्रीन कलर वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड ज्यादा है। वो देखो ग्रीन वाले यहां तक आगे बैठे हैं और ब्लू वाले यहीं पे खत्म हो गए, ठीक है ना। तो इट मींस, दोबारा देखो, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज होगी। तो इट मींस इन दोनों कर्व में से जिसकी स्पीड ज्यादा है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो इसमें से किसकी स्पीड ज्यादा है? ग्रीन कलर वाले की स्पीड ज्यादा है, इट मींस ये T2 ज्यादा है। तो T2 क्या आएगा? दैट इज ग्रेटर देन T1। एक तो क्वेश्चन ये होता है। क्लियर है बच्चे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर? अब एक क्वेश्चन इसके अंदर ये आता है कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको बताने हैं इन दोनों कर्व्स के अंदर क्या होंगे, तो वो सेम होंगे बच्चे इसके अंदर। वो मैंने अभी एक्सप्लेन किया थर्ड प्रॉपर्टी, कि इसका एरिया अंडर द कर्व दोनों का सेम रहेगा। दैट डजंट मैटर कि T1 T2 क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है, पर एरिया अंडर द कर्व क्या है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। आपके पास पहले कंटेनर था, उसका जो ग्राफ बना वो ब्लू कलर का था, आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, वो ग्राफ चेंज हो गया ग्रीन कलर के अंदर। कंटेनर तो वही है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो वही है ना, तो वो कैसे चेंज हो जाएंगे? वो चेंज नहीं होंगे। तो T1 और T2 इन दोनों के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो सेम रहेंगे। दैट मींस कि एरिया अंडर द कर्व आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे ये डायग्राम ड्रॉ कर दूं, दैट इज चलो यहां पे मैं एक डायग्राम और ड्रॉ कर रहा हूं। जस्ट सिंपल क्वेश्चन है, ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई PV, और ये मेरे पास इस साइड आ गई स्पीड आ गई, और दो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। फर्स्ट जो आपकी कर्व है वो है बच्चे ये वाली ग्रीन कलर के अंदर है, और मैं सेकंड जो कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ वो आपकी है दैट इज इस टाइप से शो हो रही है। अब ये देखो, देखने में आपको दोनों सेम लग रही है ना। इसका अगर मैं ये बोलूँ कि ये टेम्परेचर आपका T1 है, अगर इसको मैं ये बोलूँ कि ये आपका टेम्परेचर T2 है, और इसके लिए मैं ये बोल दूं कि T2 इज ग्रेटर देन T1 है, तो क्वेश्चन ये है कि वेदर दिस ग्राफ इज करेक्ट और नॉट। क्वेश्चन ये है कि ये सही है या सही नहीं है, ठीक है। अगर मेरा क्वेश्चन ये हो कि ये ग्राफ आपका सही है या नहीं है, तो ये ग्राफ आपका सही नहीं होगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि T2 ग्रेटर देन T1 है, क्यों? इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे जो ये ग्राफ है ना वो यहां से शुरू हो गया। एक्चुअल में इसको शुरू तो वहीं से होना चाहिए था। ये इस तरह से हो सकता था कि यहां से इस तरह से जाता, ऐसे करके और नीचे आ जाता, अभी हम ग्राफ को ट्रू कह सकते थे। पर अब इसने क्या किया कि इसमें कोई मॉलिक्यूल ऐसा है ही नहीं कि जिसकी स्टार्टिंग में स्पीड कम हो या स्टार्टिंग वाली रेंज के अंदर हो, वो खत्म ही होगी। ऐसा नहीं होता। कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो ऐसे होंगे जिनको एनर्जी कम मिलेगी,
उनकी टेम्परेचर कम मिलेगा, एनर्जी कम मिलेगी, स्पीड कम होगी। तो ऐसा नहीं होगा कि वो इन बिटवीन जाके आपका जो कर्व है वो शुरू हो जाएगा। तो ये जो आपका ग्राफ मैंने पहले ड्रॉ किया है, अभी दो ये वाला आपके पास क्या है, ऐसा नहीं हो सकता इस केस में कि T2 ग्रेटर देन T1 है। ये दोनों एरिया अंडर द कर्व सेम लग रहा है, पर ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेटली सही नहीं है ये, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट नहीं है ये वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी, और अगर एनर्जी इंक्रीज होगी तो दैट मीन्स क्या इंक्रीज होगा आपके पास, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। हो जाएगा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो ठीक है बच्चे, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करते हैं, बस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रह गया, उसके बाद में आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चे, थैंक यू।